हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजीव सिंह एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। और इसका एग्जाम कैसा रहा आप सभी का? काफी अच्छा एग्जाम रहा होगा। क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, काफी सिंपल क्वेश्चन पेपर था। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था, बट जहां तक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था। दो तीन बच्चों ने मुझे पेपर भेजे, मैं उनका सबसे पहले थैंक यू बोलूं क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर भेजा। मैंने बोला था कि कोई मुझे व्हाट्सएप पे भेजेगा, एक बच्चे ने तो फोन करके भी बताया कि सर पेपर ऐसा था। जावा के पोर्शन वही आए हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने कई सारे टॉपिक पे आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और आपने याद भी किया और आपने उसका सॉल्यूशन भी करके आए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो टारगेट हमने 30 आउट ऑफ 30 का लिया था वो शायद आपने अचीव कर लिया होगा। हो सकते हैं कुछ एक बच्चे के 28 29 आ जाए, कुछ एक के 25 भी आएंगे, कोई बात नहीं, होता है। बट आपने काफी अच्छा प्रयास किया। लास्ट मोमेंट की स्टडी काफी कामयाब रही होगी। तो चलिए, अब आपके लिए मैं उस सब क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं। काफी टाइम लगा मुझे सॉल्यूशन बनाने में क्योंकि सॉल्यूशंस को मैंने टाइप किया है 100%, सो दैट कि टाइप कंटेंट थोड़ा सा देखने में अच्छा होता है। मैं डिस्कस तो ऐसे भी कर सकता था, लेकिन मैंने उसको टाइप करके डिस्कस किया। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन पे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं और यहां आप देख सकते हो कि आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है। यही क्वेश्चन पेपर था। पहले एक नजर इस क्वेश्चन पेपर पर डालते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशंस की ओर जाएंगे। सेक्शन ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में थे, जहां पे 3+2 5 नंबर का क्वेश्चन था। पहले 4 में से आपको 3 क्वेश्चंस करने थे और उसके बाद के जो लास्ट क्वेश्चन थे उसमें 5 और 6 में से एक क्वेश्चन आपको करने थे। नेक्स्ट पहुंचते सेक्शन बी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल थी, जहां पे आपको 5 क्वेश्चन में से 7 के आंसर करने थे। 7 क्वेश्चन में से 5 के आंसर करने थे, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। उसके बाद 1 नंबर के 7 क्वेश्चन जिसमें से 5 आंसर करना था। उसके बाद देखो 2 नंबर के 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे, तो 3 क्वेश्चन थे, 5 में से 3 के आंसर करने थे। ठीक है, 3 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 3 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, तो 6 नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आप आ जाइए, यहीं पे हमारा नेक्स्ट पार्ट था जहाँ पे कि 4 क्वेश्चंस थे, उसमें से आंसर यानी 2 क्वेश्चंस करने थे, यानी कि 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे हमारे पास। इसको सॉर्ट आउट करना था। उसके बाद का जो क्वेश्चंस आ जाए हमारा सेक्शन सी कॉम्पिटिशन बेस्ड CBQ क्वेश्चन जो थे, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें 2 का आंसर करना था और हर एक क्वेश्चन के आपको 4 नंबर दिए जाते। तो देख सकते हैं 23 24 जावा बेस्ड है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो 25th था हमारा, 25th वो हमारा यूनिट 4 का मैनेजमेंट DMA वाला, IT DMA वाला चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन रहा। अब थोड़ी सी इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी ठीक ही है, कोई खास बुरा नहीं है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन बना लिया आप लोगों के लिए। तो चलिए हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आज आपके लिए क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 802 CBSE टर्म 2 एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। एग्जाम डेट था वो 4/6/2022 था। सेक्शन ए के पेपर को देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन थे, जहां पे आपसे पूछा गया था 2 इंटरपर्सनल स्किल्स बताने के लिए। तो लिसनिंग स्किल होने चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करें, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए उसके अंदर में, और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये कुछ 4 हैं, आपको 2 ही बताने थे। व्हाट इज इनिशिएटिव? इनिशिएटिव क्या होता है? तो एबिलिटी टू टेक द चार्ज एंड एक्ट इन अ सिचुएशन बिफोर द अदर्स, मतलब किसी दूसरे के काम करने से पहले आप खुद ही एक्शन ले लें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनिशिएटिव बोलते हैं। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आए और आप अचानक पानी ला के उन्हें दे दो बिना मम्मी पापा के कहे हुए, तो दैट इज द इनिशिएटिव। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ILO। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनवायरमेंट क्वालिटी? एनवायरमेंट क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 पे है। एनवायरमेंट क्वालिटी जो है वो है हमारा इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, set of properties and characteristics of environment either generalized or local as they impinge on human beings and other organisms। तो मतलब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनवायरनमेंट के जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और हमें इंसिस्ट करते हैं कि हम अपनी चीज़ों को साफ सुथरा रखें, एनवायरनमेंट को बचा के रखें। एक्सप्लेन प्रीसेवरेंस एंड एफिशिएंसी। तो प्रीसेवरेंस जो है, प्रीसेवरेंस जो है इज द एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी आप उस काम को कंटिन्यू कर सको। एफिशिएंसी क्या है? एबिलिटी टू डू थिंग्स वेल सक्सेसफुली विदाउट वेस्टिंग टाइम, किसी काम को बिना
समय गवाए हुए अगर आप उस काम को करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे आपसे क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इट मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ for the worst of the environmental change and take measures to curb our ways to undo climate change। मतलब adapting to effects of climate change का मतलब यही होता है कि हम अपने आप को तैयार करते हैं इस बात के लिए कि भाई इन्वायरमेंट कैसा भी होगा हम अपने आप को सस्टेन करेंगे ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर में। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह भी बताया था जब रिवीजन क्लास कराया था कि देखो ऑपरेटर जो होता है वो हमें याद होना चाहिए। तो कौन सा ऑपरेटर होता है क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए थ्रू ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है जावा कंपाइलर क्या करता है। सुबह बताया था रिवीजन के टाइम में कि जावा कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है और जावा इंटरप्रेटर बाइट कोड से मशीन कोड। तो यहाँ पे आंसर बाइट कोड होगा। जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। व्हाट इज मैथड, मैथड क्या होता है, देखो आप सभी मुझे आज कह रहे थे कि सर ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं, देखो एक क्वेश्चन तो आ ही गया मैथड से, है ना। तो 2-3 क्वेश्चंस आ गए मैथड से। खैर, तो मेथड क्या है, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है विच कैन परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। मतलब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जब एक जगह हम कलेक्ट कर लेते हैं किसी खास काम को करने के लिए तो उसे हम मेथड कहते हैं। अब इसके लिखने का तरीका भी होता है, मैंने उसके बाद ज्यादा लंबा नहीं लिखा क्योंकि 1 नंबर का ही क्वेश्चन था। हाउ मेनी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, याद करो मैंने सुबह बोला था, गिन के बताया था कि बेटा इतने प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, इसको याद करना है। तो देयर आर 8 प्रिमिटिव टाइप्स, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ठीक है। बुलियन का बी स्मॉल होगा, ये टाइपो मिस्टेक है, ये कैपिटल हो गया है, बुलियन का बी स्मॉल होगा, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द साइज ऑफ द बुलियन वेरिएबल इन अ जावा, तो बुलियन साइज की जो वेरिएबल साइज होता है वो 1 बीट ही होता है। देखो मेमोरी कंज्यूम तो 1 बाइट करेगा ही, लेकिन इसका एक्चुअल कंजम्पशन 1 बीट का होता है। क्यों, क्योंकि ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी होती है 0-1 के फॉर्म में। राइट द यूज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन रेलवे, तो रेलवे में डेटाबेस सिस्टम का क्या यूज होगा, तो भाई ट्रेन के डिटेल्स को स्टोर करना है, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, फेयर्स, पैसेंजर कैपेसिटी, नंबर ऑफ बुकिंग्स, इसके बारे में। ट्रैक ऑफ द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिजर्वेशंस, इसके इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर कर सकता है। इवन कि एम्प्लॉय के डिटेल को भी यहाँ पे चाहे तो हम स्टोर करवा सकते हैं। हाउ डू द फॉलोइंग 2 कोड्स डिफर, अब ये 2 कोड दिया हुआ है, एक में प्रिंट लिखा हुआ है, एक में प्रिंट एन लिखा है। याद करो ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली आपको बताया था कि बेटा ये क्वेश्चन आएगा, प्रिंट और प्रिंट एन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो प्रिंट क्या करता है, कर्सर को उसी लाइन में रहने देता है। स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, तो स्टेटमेंट 1 क्या करेगा, हमारा जो कर्सर है वो कर्सर, ये स्टेटमेंट ए का मतलब स्टेटमेंट 1 की बात कर रहे हैं, कर्सर को सेम पोजीशन पर रहने देगा, मतलब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके कर्सर यहीं रुक जाएगा। लेकिन जब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के बाद कर्सर न्यू लाइन में शिफ्ट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे आपको एरर आइडेंटिफाई करने थे, कई सारे एरर हैं इस कोड में। राइट द करेक्ट कोड, पब्लिक क्लास इफ डेमो, पब्लिक क्लास स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरगेस, यहाँ तक कोई डेमो नहीं है, यहाँ भी ठीक था, यहाँ भी ठीक था। इफ परसेंटेज, अब देखो यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे क्या है, ओपन पैरेंथेसिस आना चाहिए था जो कि मिसिंग है। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज तो कर दिया, लेकिन ओपन करली ब्रेसेस इसका हमको कहीं नहीं दिख रहा है, तो वो भी एक एरर आ गया इस जगह पे, ओपन करली ब्रेसेस चाहिए था। एल्स के बाद कॉलन सिंबल नहीं लगता है, ठीक है, और बाकी तो ठीक है। उसके बाद तो एरर, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ओपन करली ब्रेसेज है, एक ये भी ओपन करली ब्रेसेज है, तो इसका 2 क्लोज करली ब्रेसेज की रिक्वायरमेंट थी जो यहाँ पे नहीं दिया गया, 2 क्लोज करली ब्रेसेज। तो करेक्टेड कोड को देख लेते हैं इसके बाद हम, ठीक है। तो सबसे पहले करेक्शंस तो मैंने कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ओपन पैरेंथेसिस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ओपन करली ब्रेसेज लगा दिया, यहाँ पे क्लोज करली ब्रेसेज हमारा ठीक है। अच्छा एक सेमी कॉलन मिसिंग था इसमें, मिसिंग ऑफ सेमी कॉलन भी था यहाँ पे, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान देना है। एल्स में कॉलन लगा हुआ था जो एक्स्ट्रा था, जिसको मैंने हटाया है यहाँ पे। उसके बाद पी शुड भी, हाँ प्रिंट एलन में पी जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, जो लास्ट वाला पी देखोगे ना वो कैपिटल में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं ना, आज मैं जरा यहाँ से दिखा दूँ क्वेश्चन नंबर 15 में, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो पी है वो कैपिटल में लिखा हुआ है ना। और उसके बाद यहाँ तो सेमीकोलन दिया हुआ है, शायद मैंने ही गलत देख लिया है, यहाँ भी सेमीकोलन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सेमीकोलन वाला एरर नहीं है, वो पास करो उसको। अच्छा प्रिंट लाइन लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना था, प्रिंट एलन लिखना था। क्या लिखना था हमें यहाँ पे, प्रिंट एलन लिखना है। और क्लोज करली ब्रेसेज, ये क्लोज एल्स का है, तो इसका एक तो मेन और एक क्लास, इस दोनों का क्लोज करली ब्रेसेज यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरर। और प्रिंट एलन लिखना है, प्रिंट लाइन नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, प्रिंट एलन लिखना है। शॉर्ट एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है, तो शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट कैपिटल में लिखा हुआ है, तो शॉर्ट जो हो गया वो इंटीजर हो गया, इंटीजर क्लास हो गया वो, है ना। लेकिन शॉर्ट डेटा वैल्यू को, शॉर्ट इंटीजर वैल्यू को अगर क्लास के फॉर्म में स्टोर करना है तो हम शॉर्ट का यूज करते हैं, स्ट्रिंग से हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं।
ठीक है। जैसे कि ये स्ट्रिंग हो गया हमारा, इसको डबल कोट्स में लिखना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ भी मिसिंग हो चुका है, टाइपो मिस्टेक है यहाँ पे, ये डबल कोट्स के अंदर में आएगा। ये वैल्यू जो भी लिखा गया है यहाँ पे, स्ट्रिंग हमने स्टोर किया है, ये हम डबल कोट्स में स्टोर करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है राइट ए मेथड जावा दैट एक्सेप्ट टू नंबर्स एज अ पैरामीटर। देखो फिर से फंक्शन का क्वेश्चन आ गया ना, तो मेथड लिखना था, तो रिटर्न टाइप हमने इंट दे दिया, मेथड का नाम दे दिया, इसके दो पैरामीटर्स दे दिए। इफ ए ग्रेटर देन बी तो रिटर्न ए कर दो, अदरवाइज रिटर्न बी कर दो। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते थे, एक थर्ड वेरिएबल को यूज करके। तो जैसे गेटेस्ट फंक्शन का नाम वही है, एक ग्रेटर नाम का वेरिएबल बना दिया, कंडीशन लगा दिया कि अगर ए बी से ज्यादा है तो ग्रेटर की वैल्यू ए कर दो, एल्स गेटर की वैल्यू बी कर दो, और लास्ट में गेटर रिटर्न कर दो। तो कोई भी एक आपने लिख दिया होगा, उम्मीद करता हूं। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ बी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड, ऑल्सो आइडेंटिफाई द लॉजिकल ऑपरेटर बीइंग यूज्ड इन दिस। तो बी की वैल्यू जो है यहाँ पे, एक तो एरर था इस कोड में, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे एरर है, क्योंकि ये एक पैरेंथेसिस, देखो मैंने भी एरर कर ही दिया, टाइपो मिस्टेक है ये, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस और आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन पैरेंथेसिस के अंदर आने चाहिए। खैर, अब ये कहता है कि b की वैल्यू 20 है, तो b ग्रेटर देन 10 है, ठीक है भैया, ट्रू हो गया, लेकिन b लेस देन 15 थोड़ी है, तो ये फॉल्स हो गया। और एंड, लॉजिकल एंड को याद करना उसमें था कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स होते एल्स पे जाएगा, तो फाइनली b की वैल्यू क्या रह जाएगी, 10 रह जाएगी। ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये लॉजिकल एंड यूज किया गया। किसका यूज किया गया है, लॉजिकल एंड का यूज किया गया है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग क्लास, तो एक क्लास है आपके पास, पब्लिक, स्टूडेंट, स्ट्रिंग, और ये इस क्लास में, इस क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर याद करो, मैंने सुबह भी बोला था कि एक कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो बिल्कुल याद कर लो। तो इसने कहा था एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए जो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा। तो चलो मैंने क्लास बना दिया, मैंने यहाँ पे क्लास में सिर्फ वही पार्ट लिखा है जो मुझे काम करना था, जैसे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख के और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। क्लास कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। अब हमने आर्गुमेंट दे दिए, स्ट्रिंग रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, डबल मार्क्स, और जो रोल नंबर को RNO दे दिए, एस नेम को स्मॉल SNN दे दिए, एड्रेस को एड्रेस दे दिए, मार्क्स को M दे दिए। तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्टर तैयार हो जाएगा। नेम द पैकेज टू इंपोर्ट इन जावा टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम। तो रन टाइम में इनपुट करने के लिए हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं। कौन सा क्लास यूज करते हैं, स्कैनर क्लास। और स्कैनर क्लास किस पैकेज में अवेलेबल है, यूटिल पैकेज में अवेलेबल है, तो जावा डॉट यूटिल होगा। कंसिडर द फॉलोइंग टू डिक्लेरेशन, कंसिडर द फॉलोइंग टू डिक्लेरेशंस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो दो डिक्लेरेशन है, ये बिल्कुल बुक में दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, एकदम डिट्टो सेम दिया हुआ है कि एक इंटीजर वैल्यू हो गया, तो एक प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की वैल्यू हो गई, और एक हमारा क्लास हो गया रैपर क्लास की तरह। ठीक है, इंटीजर रैपर क्लास हो गया। तो यहाँ पे बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए क्या है, वेरिएबल, प्रिमिटिव वेरिएबल्स है। तो फर्स्ट डिक्लेरेशन में क्या होगा, वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइज विद वैल्यू 50 हो जाएगा, जबकि सेकंड डिक्लेरेशन में क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट क्लास इंटीजर इज इंस्टेंशिएटेड एंड इनिशियलाइज विद द वैल्यू 50, मतलब एक इंस्टेंस क्रिएट होगा। वेरिएबल ए इज द मेमोरी लोकेशन, तो ए की वैल्यू सीधा मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, लेकिन इंटीजर बी के केस में क्या होगा, बी किसी और लोकेशन को पॉइंट करेगा, रेफरेंस रखेगा। ठीक है। राइट ए प्रोग्राम जावा टू प्रिंट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो एवरेज ऑफ 10 के लिए हमें क्लास लिख दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लिया, एक वेरिएबल इंटीजर टोटल 0 ले लिया है, काउंटर 1 से 10 तक चला दिया, क्योंकि फर्स्ट 10 नंबर्स का एवरेज निकालना है। टोटल इजकल टू टोटल प्लस काउंट कर दिया है ना, तो 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू होगी काउंट की, और वो टोटल में ऐड होता जाएगा। और एक बार जब हम लूप से बाहर निकलेंगे तो लूप क्लोज किया मैंने, क्लोज करली ब्रेसेस है क्या, क्लोज करली ब्रेसेस, ओपन क्लोज ब्रेसेस तो है, लेकिन क्लोज हमारे यहाँ पे मिसिंग है, तो ये क्लोज करली ब्रेसेस दे दो, मिसिंग हो गया वो, पता नहीं क्यों। और उसके बाद डबल एवरेज, टोटल डिवाइडेड बाई 10, ये हमारा मेन को बंद कर, सिस्टम एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, एवरेज हमने प्रिंट करा दिया। डबल टोटल से क्यों, टोटल को 10 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि टोटल 10 नंबर्स थे। एक्सप्लेन वेट एंड सेट प्रायोरिटी, याद कीजिए मैंने बताया था मेथड याद होना चाहिए। यस, वेट का काम क्या है, थ्रेड को वेट कराना, तो थ्रेड को वेट स्टेट में लेके चला जाता है, वेट मोड में ले जाता है। और सेट प्रायोरिटी का काम क्या है कि जब मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं और आपको ऑर्डर डिसाइड करना होगा तो हम सेट प्रायोरिटी यूज करते हैं, हम उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, है ना। और जो इसकी वैल्यू रेंज होती है वो 1 से 10 होती है। चलिए सेक्शन सी पे आ गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, राइट द मेथड इन जावा टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग पैरामीटर्स एंड चेक कि स्ट्रिंग के अंदर में ओल्ड कैरेक्टर्स है। तो हमने एक क्लास यहाँ पे मेथड लिख दिया, वॉइड चेक कंटेन्स ओल्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग पास कर दिया, और बताओ याद कराओ, मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शन में टिक लगवाया था कि इंडेक्स ऑफ, वैल्यू ऑफ, कंटेन्स, इक्वल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, लेंथ। तो हमने क्या किया, str डॉट कंटेन्स ओल्ड, अगर ओल्ड है तो ये वैल्यू ट्रू देगा, ट्रू देगा तो मैसेज दे देगा str कंटेन्स ओल्ड, अदरवाइज क्या होगा, एल्स पे चला जाएगा, str डज नॉट कंटेन्स ओल्ड, तो एक अप्रोप्रिएट मैसेज दिखा देगा। सिंपल सा फंक्शन लिखना था हमें।
अब ये 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दो स्ट्रिंग दिया हुआ है हेलो और मॉर्निंग। अब हेलो में तो एच कैपिटल ही है, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग को str ऑफ वेरिएबल str1 को अपर केस में कन्वर्ट करो। अपर केस में था ही, लेकिन हमें तो स्टेटमेंट लिखना होगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे str1 डॉट कैरेट 0 किया, तो 0 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है हमने वो पता कर लिया, ठीक है, जो भी कैरेक्टर है, लेकिन वो कैरेक्टर था तो उस कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो क्या लिखा, कैरेक्टर डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर डॉट टू स्ट्रिंग से फिर से वही काम किया लिया, लेकिन इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। उस मतलब पहली बार तो ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और दूसरी बार जो पहला लेटर मिला ना उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, और बोला कि भाई जो पुराना वाला है उसको अपर केस वाले से रिप्लेस मार दो, और रिप्लेस करने के बाद उस वैल्यू को वापस str को दे दो, और फिर str को प्रिंट कर दिया। कंबाइंड लेंथ कह रहा है, कंबाइंड लेंथ बताने के लिए तो क्या करो, str1 डॉट कॉन्कैट str2 डॉट लेंथ, मतलब पहले दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर दो। आप दो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था, और फिर उसका लेंथ पता कर लो, तो हो गया कंबाइंड। अब कह रहा है कि ई को सर्च करके बताइए कि ई किस लोकेशन पे मिलेगा, जो ई है वो किस लोकेशन पे मिलेगा, ये आपको कह रहा है देखने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ई, क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ई, और दूसरे वाले में str आफ्टर ज्वाइनिंग कह रहा है। तो फर्स्ट ऑकरेंस ई के लिए हम इंडेक्स ऑफ यूज करते हैं, इंडेक्स ऑफ हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस दिखाता है, तो इस तरह से आप फर्स्ट ऑकरेंस ले सकते हैं str1 डॉट इंडेक्स ऑफ ई, तो आपको उसका पोजीशन पता चल जाएगा। दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करके उसको प्रिंट करना है, तो मैंने str1 डॉट कॉन्कैट str2 किया और इसे str3 में स्टोर कर लिया, और फिर मैंने उसको क्या किया, प्रिंट करा दिया। आप डायरेक्ट भी अगर प्रिंट लिख दोगे तो आपको मैन मार्क्स मिल जाएंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे हेल्पफुल करेगा, तो भैया कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा, कस्टमर का इंफॉर्मेशन रखेगा, कॉल रिकॉर्ड्स का इंफॉर्मेशन रखेगा, उसके बिल के बारे में रखेगा, प्लान जो ऑफर हो रही है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा उसका भी ऑफर रखेगा, है ना, उसकी भी डिटेल्स को रखेगा। अब एयरलाइन कंपनी जो है उसको एक डेटाबेस बनानी थी, तो उसने फ्लाइट डेटाबेस और स्टाफ डेटाबेस में तो उसने चलो इन्फॉर्मेशन बना दिया। अब कहता है कि फ्लाइट डाटा का, फ्लाइट टेबल का आप स्कीमा बताइए डिटेल्स के साथ, तो मैंने डिटेल्स में यहाँ पे क्या किया, फ्लाइट टेबल्स लिख दिया। ये फ्लाइट टेबल्स के अंदर फ्लाइट नंबर, फ्लाइट फ्रॉम, फ्लाइट टू, फ्लाइट कैपेसिटी, फ्लाइट फेयर, ये कॉलम होंगे जो इंटीजर, वेर कैर और इन डेसिमल होंगे, इसका ये रिमार्क्स हो गया। और स्कीमा में हमने स्कीमा बता दिया, भाई फ्लाइट नंबर, फ्लाइट के अंदर फ्लाइट नंबर होगा, फ्लाइट फ्रॉम होगा, फ्लाइट टू, फ्लाइट कैपेसिटी, फ्लाइट फेयर, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन आज के हुए एग्जाम का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन सही लगा होगा। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो बताइएगा मुझे मैसेज करके। तो चलिए, अब तो रिजल्ट का इंतजार करना है आप लोगों को। अब आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आपके नए बैच हैं, जो क्लास 12th में आए हैं या जो क्लास 11th में आए हैं, उनसे कह के मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, मेरे चैनल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।